Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in today's lecture. Today, we are going to discuss the topic hydel power. This is the topic taken from the chapter Mineral and Power Resources. So far, that in our previous lectures, we have discussed about conventional sources of energy, and this is the last part of conventional source of energy. हाइडल पावर एज यू नो, जो हाइडल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है वाटर के ज़रिए। वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, रेन वाटर हो या फिर रिवर वाटर वो हो, उसको डैम्स में स्टोर किया जाता है, डैम्स के ज़रिए स्टोर किया जाता है और डैम्स में लगाया जाता है पाइप्स, ताकि जो पानी ऊपर से नीचे आए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो। तो ऊंचाई से जब पानी पाइप्स के ज़रिए नीचे आता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यही फॉलिंग वाटर बाद में पाइप्स के ज़रिए नीचे आकर टरबाइन को टच करता है, जिसके ब्लेड्स को ये घुमाता है और इस तरह से एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसको कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में आलमोस्ट 1/4 जो दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी हाइडल पावर प्रोजेक्ट से प्रोड्यूस की जाती है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें दुनिया में, कौन कौन कहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो है पैराग्वाई, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। हिंदुस्तान में बात करें तो बकरा नंगल है, ये प्रोजेक्ट्स है जो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। बकरा नंगल है, गांधीनगर है, या नागार्जुन सागर है, या दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, ये काफ़ी मशहूर है हिंदुस्तान में। तो नॉर्वे वो पहली कंट्री बनी जिसने दुनिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया। तो पहली कंट्री अगर पूछा जाए कभी कि कौन सी थी जिसने इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की, दैट वाज नॉर्वे। हैव अ लुक ऑन दिस diagram. You will see there the water that is being reserved by using dam. Similarly, number of pipes have been used for flowing down of water. तो उसके बाद जो वाटर फ्लो होता है पाइपलाइंस के ज़रिए फास्ट स्पीड में, वो नीचे टरबाइन के जो ब्लेड्स है उनको घुमाता है और इस तरह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको बनती है इलेक्ट्रिसिटी। फिर वही इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के ज़रिए डिफरेंट रीजन्स में इसको फिर पहुंचाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अब हमारे पास टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एज यू नो, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिनमें हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा, कोल के बारे में पढ़ा या बाकी जो फायरवुड है उनके बारे में पढ़ा, तो जितना हम उनका यूज़ करेंगे ज़्यादा उतना ही वो ख़त्म होंगे और दूसरा उतना ही पोल्यूशन बढ़ेगा। तो अब ये अक्सर सारे जो कंट्रीज़ है वो अब ये डिसीजंस ले रही है कि वी शुड मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ व्हाट वी कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसके दो फ़ायदे हैं, एक जो हमारे ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बचेंगे और दूसरा पोल्यूशन रेट भी कम होगी। तीसरा, हम उन रिसोर्स को यूज़ करेंगे जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, जो इनएग्जस्टिबल होंगे। It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel will get exhausted. Moreover, their use also causes environmental pollution. So therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. तो अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज जो ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं उनका यूज़ कम करेंगे तो फ़ायदे तो होंगे। पहला फ़ायदा होगा वो कम खर्च होंगे और रिज़र्व बहुत रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये है पोल्यूशन रेट कम होगी। तीसरा फ़ायदा ये भी होगा कि हम नए नए जो सोर्सेज है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास, तो उनको यूज़ करने का मौका मिलेगा। तो चले जाने की कोशिश करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ energy. Look at this picture, you will see there is solar energy, wind energy, ये है hydro electricity, geothermal energy and other biogas. So let us try to understand all these things. Have a look. Source of energy
देयर इज़ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल में दो टाइप्स है, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। कमर्शियल में कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कमर्शियल में फायरवुड है, या फिर जो ड्राइड डंग होता है, काव डंग जिसको सुखाया जाता है, वो यूज़ किया जाता है। ये सारे कहलाते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आप देखेंगे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, बायो एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट्स, दैट्स ऑल्सो। तो सबसे पहले लेंगे हम सोलर एनर्जी। सोलर एज यू नो दैट मीन्स सन। सन से हमें दो चीज़ें मिलती है, हीट एंड लाइट, और इस तरह से दोनों चीज़ें बहुत यूज़ की जाती है। हीट को कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे जो टेम्परेचर या हम कहेंगे सन की हीट बहुत ज़्यादा है, यानी इक्वेटर के आसपास वाले इलाकों में, तो वहाँ पे हीट को यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए भी। जबकि सन की जो लाइट है, ऑलमोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में 21st सेंचुरी में ऐसी हार्डली कोई कंट्री होगी जहाँ पे सोलर सेल्स का इस्तेमाल ना किया जाता हो। तो सोलर एनर्जी इज़ ट्रैप्ड फ्रॉम द सन, या सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने पहले कहा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी खासी मिल सकती है, सोलर एनर्जी भी हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि हमें कोल को जलाकर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम सोलर एनर्जी का प्रॉपर यूज़ करेंगे। तो many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting processes, या लाइटनिंग पर्पजेज़ के लिए। तो दोनों चीज़ों को, इन सेल्स को आपस में जोड़ा जाता है और बहुत प्लेट्स बनते हैं, बड़े प्लेट्स, और इस तरह से दो चीज़ें हमें ये देते हैं, हीट एंड लाइट। The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. वो कंट्रीज़ जहाँ पे ज़्यादातर सनशाइन रहती है, यानी पूरे साल रहती है सन की शाइन, वहाँ पे यूज़ की जाती है सोलर एनर्जी, सोलर सेल्स। तो सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. तो आज सोलर एनर्जी 21st सेंचुरी में इसको बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, घर में भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भी लाइटिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स काम करती है, जिससे हमें पास या स्टॉप करने की ज़रूरत होती है, या जिस तरह की भी हमें वहाँ सिंबल्स मिलते हैं, वो जो कलर्स मल्टी कलर्स में चलते हैं, वो बिकॉज ऑफ चलते हैं सोलर एनर्जी। इसी तरह से जो रोड्स पे लाइटिंग लगी होती है, जो लैंप पोल्स आप देखते हैं चलते फिरते राइट लेफ्ट में, तो वो जो लाइटें चलती हैं उनमें भी आजकल सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। सो वी कैन से दैट we have a best alternative source of energy, that is solar energy, and it is inexhaustible. We can utilize it uh, for unlimited period of time, or we can say we can use it as we can. इट मीन्स दैट जितना हम इसको यूज़ करना चाहेंगे हम कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए ताकि हम बचा सकें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को। यहाँ पे आपके सामने सोलर एनर्जी की एक पैनल दी गई है जिसमें सोलर सेल्स को जोड़ा गया है, यू कैन सी हियर। अब हमारे पास है विंड एनर्जी। कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे बहुत फास्ट विंड्स चलती रहती है, ऑलमोस्ट 12 महीने या 8 महीने से ज़्यादा टाइम तक। तो वो जो फास्ट विंड्स चलती रहती है, जिनकी जो स्पीड होती है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, तो काम आती है बहुत सारी चीज़ों की। एक, इनसे बनती है विंड मिल्स, क्योंकि विंड भी इनएग्जॉस्टेबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी। तो विंड मिल्स इस पे चलती है, और विंड मिल्स में ये ग्राइंडिंग का काम अच्छा करती है। जैसे आटा बनाना हो, या कोई भी किसी भी फूड ग्रेन को पीसना हो, तो ये सारा काम देती है विंड मिल्स। इसके अलावा वाटर लिफ्टिंग के भी ये काम आती है, जो टरबाइन को ऊपर घुमाती है, और इस तरह से वाटर लिफ्टिंग के काम आती है ये। क्योंकि कोई ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, तो वहाँ इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स विंड मिल्स, या हम कहेंगे मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल which is connected to a generator to produce electricity.
Wind farms have clusters of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steadily winds blow. तो जो विंड मिल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उससे भी टरबाइन घूमता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पानी से टरबाइन घूमता है। और जैसे ही टरबाइन घूमता है वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है और उसके बाद इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो विंड फार्म्स यानी वो फार्म्स जहाँ पे ये काम ही इस विंड का काम ही लिया जाता है, वहाँ पे इन विंड्स का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पे जो माउंटेन पासेस होते हैं या कोस्टल रीजन्स होते हैं, वहाँ पे विंड्स काफ़ी फास्ट होती है, तो वहाँ पे विंड फार्म्स बनाए जाते हैं और इस तरह से प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर विंड मिल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे विंड फार्म्स काम करते हैं ये आप देख सकते हैं। नीदरलैंड्स में है, जर्मनी में है, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए में और स्पेन में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है विंड्स का, और विंड फार्म्स यहाँ पे बहुत काम करती हैं। चलिए देखते हैं एक फ़ोटोग्राफ जो हमें विंड फार्म दिखाएगा। हैव ए लुक। इनको हम बोलते हैं विंड फार्म्स। तो इनसे प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी भी, और इनसे ग्राइंडिंग का काम भी लिया जाता है, जिनको आप विंड मिल कहते हैं। इनको वाटर लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब हमारे पास है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। तो यूरेनियम एंड थोरियम ऐसे मिनरल्स है जिनमें एक एनर्जी निकलती है, उनके न्यूक्लियस से एक एनर्जी निकलती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर। तो ये एटम में होते हैं, एटम में न्यूक्लियर होता है, वहाँ से निकल आती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनमें से निकल आती है इस तरह की एनर्जी। तो ये उन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पे ये ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो। सो दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इमिट पावर। तो अक्सर ये वहाँ का यूज़ किया जाता है, इस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है जहाँ पे पूरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे फिशन यानी ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होता है इन यूरेनियम या थोरियम का, और प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस होता है एक पावर। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला, न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने वाला यूएसए और यूरोप है। वहाँ पे ये क्वांटिटी में भी ज़्यादा मिलता है और इस वजह से इसको यूज़ भी ज़्यादा किया जाता है। हिंदुस्तान में बात करें तो राजस्थान और झारखंड ये वो जगह है, वो दो स्टेट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स मिलते हैं यूरेनियम के। तो यूरेनियम काफ़ी मशहूर है, यूज़ किया जाता है मोस्टली फॉर इलेक्ट्रिसिटी, या जो भी अलग इसके काम आते हैं माइनिंग सिस्टम में भी। So thorium is found in large quantities in monazite sands of Kerala। केरला में सबसे ज़्यादा मिलता है थोरियम, राजस्थान झारखंड में मिलता है यूरेनियम। सो द न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये आर लोकेटेड इन, यह है कल पक्काम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड काईगा इन कर्नाटका। तो कुल मिलाकर बात करेंगे पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है और कर्नाटका में भी है। हैव ए लुक, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर आपके सामने है। इसमें जब यूरेनियम डाला जाता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, फिशिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी फिर वहाँ पे यूज़ की जाती है। लेकिन ये काफ़ी महंगी होती है और इसमें खर्चा भी बहुत आता है, तो ये बहुत कम यूज़ की जाती है इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़। जियोथर्मल एनर्जी, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जियोथर्मल एनर्जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।